नमस्कार दोस्तों, आज हम सेफ्टी ऑडिट का ये सेशन 2 आगे डिस्कस करेंगे। पहला जो सेफ्टी ऑडिट का था उसके अंदर हमने बताया था सेफ्टी ऑडिट क्या है, और सेफ्टी ऑडिट एक हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक भी है, और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का और एग्जिस्टिंग में जो गैप है वो फाइंड आउट करने के लिए हम सेफ्टी ऑडिट करते हैं। अब हम राणा जी से पूछते हैं कि ये सेफ्टी ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसकी स्टेप वाइज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या स्टेप्स हैं, उसको कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों करते हैं और सेफ्टी इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट में डिफरेंस क्या है, वो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो सेफ्टी ऑडिट हम जब करते हैं तो उसकी हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए और स्कोप पता होना चाहिए, क्या स्कोप है सेफ्टी ऑडिट का और उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो सबसे पहले हम सेफ्टी ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। ये जहां हम सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, जो क्लाइंट होते हैं, ये जो फैक्ट्रीज मैनेजमेंट होती हैं, उनसे मिलके आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, उनको समझाते भी हो कि आपकी जो फैक्ट्री है उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेफ्टी ऑडिट का। उनसे भी आप पूछते हो कि उनकी गैप्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ स्ट्रेस अपॉन करना चाहते हैं। तो ऑडिट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, क्योंकि जब लीगल कंप्लायंस की हम बात करते हैं, ये बेयरेस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि ये तो आपको पूरी करनी है कम से कम। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑडिट का होता है कि लीगल कंप्लायंसेस का वेरिफिकेशन। उसके अलावा कंपनी के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स होते हैं अपने खुद के, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, और जो मैनुअल्स बने होते हैं, सेफ्टी मैनुअल भी हो सकता है, वो ऑपरेशनल मैनुअल भी हो सकता है। उन सबको देखना कि वो प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ हजार्ड्स होते हैं जो कि ऑब्वियस नहीं होते, वो हिडन हजार्ड भी हो सकते हैं। तो उनका आइडेंटिफिकेशन, उनके कंट्रोल मेजर्स आपने क्या लिए हैं और वो इफ़ेक्टिव हैं कंट्रोल मेजर्स या नहीं हैं, और उसके अलावा जो आपके ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट आउट हो रहे हैं नहीं, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आपने बनाई हुई है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑब्जेक्टिव्स में पहले से डिसाइड करते हैं कि ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट द सेफ्टी ऑडिट। मतलब आपने जो बोला, इफ़ यू समराइज इज लाइक दिस, उन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक एक सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसने अपने एलिमेंट्स सारे बता दिए हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हो गया और कंट्रोलिंग मेजर एसओपी किया है, और अपना उनकी मैनुअल्स होते हैं। ये सारे जो हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कहाँ तक खरा है, मतलब कितनी तक वो लोग अचीव कर पाया, और फाइंड आउट द गैप के लिए ऑब्जेक्टिव हम फाइनल करते हैं ऑन स्पेसिफिक टू द कस्टमर। बिल्कुल, वो जो क्लाइंट बेस्ड होता है ये, और जो कंपनी बेस्ड होता है, मींस ओवरऑल सेफ्टी कल्चर जो उनका है उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव में है। अच्छा, इसके स्कोप एंड मेथोडोलॉजी जो है सेफ्टी ऑडिट का, इसके बारे में बताइए, बिकॉज इसी के ऊपर सारे स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, हम कैसे आगो ऐड करेंगे सेफ्टी ऑडिट को। देखिए, जब स्कोप की बात है, स्कोप मीन्स हमें क्या क्या, हमारा दायरा कितना बड़ा होना चाहिए इसमें। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, क्या हम मशीन का ऑडिट करने जा रहे हैं, द आंसर विल बी नो, क्योंकि मशीन का तो आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, तो ऑडिट में क्या खास बात है फिर। तो स्कोप इतना छोटा नहीं हो सकता कि कुछ मशीन्स का आपको इंस्पेक्शन करना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं आपसे बात करूँ, जैसे फिजिकल कंडीशंस हैं किसी जगह, फिजिकल कंडीशंस मीन्स क्या, मतलब सेफ़ प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे और सेफ़ वर्किंग कंडीशंस हैं नहीं हैं, उनका सिर्फ अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो दैट विल आल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑडिट। इट मीन्स क्या है, स्कोप हमें इस तरह का रखना है कि जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव में कहते हुए आपको बताया कि हमें हजार्ड भी आइडेंटिफाई करने हैं, हमें उनका ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम भी देखना है, हमें उनके टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखने हैं। तो हमारा स्कोप क्या रहे, ये हो सकता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिविजन हो सकते हैं, लाइक मेंटेनेंस डिवीज़न होगा, कोई प्रोडक्शन डिवीज़न होगा, कोई वर्कशॉप हो सकती है, कोई टेक्निकल डिवीज़न हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग डिवीज़न हो सकता है, कोई रिसर्च का डिवीज़न हो सकता है, तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो सकता है अलग से, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है विद इन द प्रेमाइसिस एंड आउटसाइड ऑल्सो, आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द प्रेमाइसिस,
कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि कई जगह बसेस को भी लगाया जाता है वर्कर्स को लाने और ले जाने के लिए। तो आपके स्कोप में आपने उस प्रेमाइसिस में किन किन चीज़ों को वो किया है? हो सकता है कि वहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट का एक डिवीज़न हो जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, क्या उसको भी अपने एम्बिट में रखा है नहीं? तो ये सारा जो स्कोप है ये उसमें डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे मेजरमेंट सिस्टम की मैं बात करूं कि उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी देखेंगे, उसमें हम ये भी देखेंगे वर्क प्रैक्टिसेस, वर्क कल्चर कैसी है, हम बिहेवियर एस्पेक्ट भी देखेंगे, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी स्ट्रेस अपॉन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस इज़ ए वेरी बर्निंग टॉपिक नाउअडेज, क्योंकि वर्कर्स को बहुत सारे सोशल और साइको सोशल इश्यूज आते हैं जब वो उनकी जो लाइफस्टाइल आजकल देखें तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स के ऊपर भी एक सोशल मेंटल प्रेशर होता है। तो उसको भी किस तरह से उनको ओवरकम करना है, कैसे एड्रेस करना है, ये भी एक स्कोप का पार्ट हो सकता है। हम एक क्वेश्चन है इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि स्कोप हम डिसाइड करने के टाइम पे हम क्या उसका हिस्ट्री भी देखेंगे जे इस, क्योंकि कभी हो सकता है हम कुछ स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा वो देना पड़ेगा, तो हम उनका एक्सीडेंट हिस्ट्री या उनकी जो अनसेफ कंडीशन या कुछ इस तरीके से हम देखेंगे ताकि हम स्कोप वेरी इफेक्टिवली हम डिसाइड कर सकें। जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी है। सपोज आप किसी फैक्ट्री में ये पाते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर की जो लेबर है उनकी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको भी हम अपने एरियाज में लेंगे, स्कोप में ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी को भी ले लेंगे। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखते हैं, जैसे हजारडस मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको भी हम स्कोप में डाल लेंगे। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। फोर्क लिफ्ट है, वहाँ पे इंटरनली अगर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे अगर एक्सीडेंट के कुछ चांसेस हो रहे हैं, सेफ पैसेज नहीं बना हुआ है फोर्क लिफ्ट को जाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्कोप के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो वही मैंने कहा, जैसे ऑब्जेक्टिव की बात की कि ये भी कंपनी स्पेसिफिक होता है, ऐसे ही स्कोप भी कंपनी स्पेसिफिक होता है, एंड ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है ऑडिट टीम से और जो इसका मतलब हमारा एक जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो मिशन होता है ये तो होता है कि फाइंडिंग द गैप वो एनएनएस, बट एज ए इंडस्ट्री पर्टिकुलर प्रेमाइसेस के लिए जो हम जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव ही हम स्पेसिफिकली डिसाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशन इन दैट इंडस्ट्री। इट इज़ लाइक दैट ओनली। एंड आपने जैसे बताया स्कोप हम डिसाइड करते हैं और जहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज देना है उसमें देंगे, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम एरियाज हैं इसी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। एम आई करेक्ट? Yes, you are absolutely right. Now we will be talking about methodology. Yes. अब methodology में भी different steps हैं कि हमें कैसे बढ़ना है। जैसे methodology में सबसे पहले क्या है कि हम जैसे एक डॉक्यूमेंट रिव्यू भी करते हैं, तो क्या है जैसे IS 14489 के थ्रू अगर हम ऑडिट कर रहे हैं किसी भी मैनेजमेंट का, तो हम बिफोर हैंड उनको सब क्वेश्चनर भेज देंगे। उसमें करीब 278 क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। तो आपके पास बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन होती है राइट फ्रॉम बिगनिंग कि जब आप ऑडिट करने के लिए जाओ उससे पहले वो ऑडिट क्वेश्चनर अगर आप ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता लग जाता है। Correct. तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, आप स्कोप डिसाइड करोगे, और मेथोडोलॉजी क्या होगी वो भी आप डिसाइड करोगे। तो मेथोडोलॉजी में एक ही पहला स्टेप तो यही है कि डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू होगा। जब आप जाते हो तो वहाँ के जो हेड ऑफ सेक्शंस हैं या हेड ऑफ डिविजन्स हैं उन सबको आप बुला के, उसमें सेफ्टी ऑफिसर भी होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच डिवीजन या उन सब की आप एक प्रिलिमिनरी मीटिंग करते हो, जिससे कि सब लोगों को ये पता लग जाए कि ये ऑडिट क्यों हो रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, और इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, जिससे कि जब आप करने के लिए जाओ ऑडिट तो एवरीवन इज अवेयर अबाउट द मतलब एक टीम वर्क है, इसकी एक एहसास दिलाया जाता है उस प्रिलिमिनरी मीटिंग में। बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के बाद जब आप जाते हैं तो आपके जो साइट इंस्पेक्शंस भी होते हैं इसमें। डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लिया आपने, जो भी आपने क्वेश्चनर भेजा उसके बेसिस पे, फिर आपने साइट में इंस्पेक्शंस किए, डिफरेंट डिविजन्स में जाके आपने चेक किया, फिजिकल कंडीशंस भी चेक की, साथ में आपने ये भी देखा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनके अंदर क्या गैप्स हैं,
और जो भी गैप्स एंड डाइवर्जेंसीज हैं उनको आप नोट भी करते रहते हैं। आप शॉप फ्लोर पे जाके इंटरव्यू भी करते हैं वर्कर्स के, सो दैट उनकी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर वर्क का वो इंक्लूड किया जाए, हाँ आपको पता लगे, वो इंक्लूड किया जा सके। इसका मतलब हम 3 चीज देख सकते हैं। पहले आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए एक चेकलिस्ट भेज दिया, उसका रिपोर्ट, जैसे कि एक डॉक्टर जो है ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख के आगे डिसाइड करते हैं, इसी तरीके से आप पहला स्टेप हो गया। दूसरा प्रिलिमिनरी मीटिंग कर लिया, इनिशियल मीटिंग जो होता है विथ ऑल डिविजन्स। इसके बाद आप साइट इंस्पेक्शन किया, और इसके बाद क्या होता है? आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया डॉक्टर का, जैसे डायग्नोसिस करने के लिए वो जो रिपोर्ट सारी देखते हैं, तो इसी तरह से किसी भी कंपनी की एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो जो डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं। तो जब आप क्वेश्चनर भेजते हैं उसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट एन आइडिया, आपको पहले से ही आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं, और गैप्स और डाइवर्जेंसीज जो हैं उन्हीं को एड्रेस करना होता है इसमें, मैनेजमेंट एस्पेक्ट को और टेक्निकल एस्पेक्ट को। तो आप जब साइट का इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद में जब आप इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करने के बाद आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में आपने देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने दे दिए, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी लेने हैं आपको, मतलब व्हाट इज रिटन इज बीइंग डन और नॉट, ये दोनों चीज़ें भी आपको देखनी है। आपने लिखा हुआ जैसे है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर्स में बोला हमने ऑलरेडी टेस्टिंग कर लिया है, आप वो भी देखना है उसमें डेट क्या पड़ा है, वो वैलिडिटी है कि नहीं, लाइक दिस। हाँ, ये डॉक्यूमेंट का एक तरह का एविडेंस हो गया, वैलिडेशन हो गया कि जो आप लिख के दे रहे हो, जो आपने अपने प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है वो आप फॉलो भी कर रहे हो नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है सेफ्टी रिपोर्ट बनाना। ये सब कुछ होने के बाद जब आप ले लेते हो तो आप सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में आप अपने ऑब्जर्वेशंस भी बताएंगे और आप अपने रिकमेंडेशंस भी बताएंगे। तो जो फ्लो रहेगा सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट का वो ये रहेगा कि आप पहले ऑडिट टीम क्या रही, आपने ऑडिट की ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, स्कोप बता दिया, मेथोडोलॉजी बता दिया, और उसके बाद में उस मेथोडोलॉजी पे आपने ये भी कहा कि कौन कौन टीम के हिस्सा रहेंगे, मतलब ऑडिट टीम में कौन कौन लोग रहेंगे और क्या आप फॉलो करेंगे पैटर्न। मींस IS 14489 के थ्रू आप कर रहे हैं ऑडिट, या फिर आप जो ISO 14001 के थ्रू आप। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमें काफ़ी ऑडिट के बारे में, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स और क्या इसकी डिफरेंस है IS 14489 एंड ISO 45001 के ऊपर। आगे हम आपसे और मिलते रहिए एक नया इशू के साथ। इसका हम 3rd एडिशन में बात करेंगे, इसकी किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 3rd में हम लोग टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स कवर करेंगे कि किस टाइप के होते हैं, जैसे कंप्लायंस ऑडिट होता है, मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट होता है, प्रोसेस सेफ्टी ऑडिट होता है, बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट हो सकता है, बिहेवियरल बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्टर ऑडिट्स हो सकते हैं, मींस कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक ऑडिट्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम पार्ट 3rd में आपसे बात करेंगे। थैंक यू रंजन।